नमस्कार मित्रों, एमपी एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से संबंधित जो क्वेश्चन हैं एमपीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, तो आज हम भ्रष्टाचार टॉपिक के अंतर्गत भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार का निवारण, इन सभी क्वेश्चनों के जो मॉडल आंसर है उनको देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप इन आंसरों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने इन मॉडल आंसरों की पीडीएफ अवेलेबल करा दी हैं। और जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए है रिवीजन वीडियो होगा, जिसमें उन्होंने पहले ही इन मॉडल आंसरों को लर्न कर लिया है और उन्हें हम अब डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो करप्शन है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको 3 मार्क्स में। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण या नैतिकता विहीन व्यवहार। भ्रष्टाचार जो है अपने व्यक्तिगत हित साधने हेतु स्थिति, पद या साधन का जानबूझकर किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुरुपयोग है, फिर चाहे वह आर्थिक लाभ के हेतु हो या शक्ति या प्रतिष्ठा या प्रभाव की वृद्धि हेतु हो। अर्थात भ्रष्टाचार वो सारे कार्य भ्रष्टाचार कहलाएंगे जो नैतिकता विहीन हैं और जो अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए किए जा रहे हैं, वो फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे कि आप किसी से पैसे वगैरह लेते हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब आप किसी को, जैसे आप कोई बड़े अधिकारी हो और आपने किसी की अनुशंसा कर दी, और अनुशंसा के द्वारा आप उसका ट्रांसफ़र करते हो या फिर उसे प्रमोशन दिलाते हो, या अपने जो रिश्तेदार या नातेदार हैं उन्हें प्रमोटेड करवाते हो, या किसी भी तरीके से कोई भी नैतिकता विहीन या जो रूल्स के अगेंस्ट जो भी वर्क है वो सारा भ्रष्टाचार के अंतर्गत कहलाएगा। जो अपने व्यक्तिगत हित साधने या दूसरे किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए जो किया गया कार्य वह भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, चाहे वो फिर शक्ति बढ़ाने के लिए हो, राजनीतिक दृष्टि से प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हो, जो हमारे ब्यूरोक्रेट दृष्टि से, या फिर प्रभाव में वृद्धि के लिए हो, जैसे कि अपनी अधिकारी होने की धमक जमाना, ऐसे कोई कार्य है ना। अब हम देख लेते हैं कि लोक प्रशासन में अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में ही कि लोक प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उससे क्या तात्पर्य है। तो लोक प्रशासन में क्या तात्पर्य है उसके लिए देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद, सत्ता या स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उठाया गया आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ से है। मतलब लोक प्रशासन में कोई भी भ्रष्टाचार तब कहलाएगा जब वह सरकारी कर्मचारी हो, किसी पद पर हो, सत्ता पर हो, स्थिति कैसी भी स्थिति में उसने अगर अपने आर्थिक लाभ हेतु या अन्य किसी भी प्रकार के लाभ हेतु कोई कार्य किया है न जो नैतिकता से हटकर है, तो वो सारे कार्य भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखे गए हैं। भ्रष्टाचार पर एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जो थे संतानम थे। इन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या गढ़ी है उनको देख लेते हैं। संतानम समिति के अनुसार जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो है शक्तियों का सर्व स्वार्थ भरा उपयोग या किसी लोक कार्यालय से जुड़ी प्रतिष्ठा का गलत उपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। यह संतानम समिति के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा, भ्रष्टाचार जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है उनके प्रकारों को लिखिए, क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार अनेक प्रकार का होता है। डेफिनेशन आप लिख लें पहले पृष्ठभूमि में। डेफिनेशन ऊपर की है, 2 डेफिनेशन है, आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है वो। ठीक है, पृष्ठभूमि में डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद कितने प्रकार के भ्रष्टाचार हैं उनको लिखें, है ना। तो भ्रष्टाचार अनेक प्रकार का होता है और जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग ने
27 प्रकार में बांटा है। जैसा केंद्रीय सतर्कता आयोग है हमारा, उसने भ्रष्टाचार के 27 प्रकार को बताया है। उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सार्वजनिक धन या भंडार का दुरुपयोग करना। जो सार्वजनिक धन है या जो उसका भंडार है उसका दुरुपयोग करना, पहला है भ्रष्टाचार का। दूसरा है सार्वजनिक पद या सत्ता का दुरुपयोग करना। कोई भी अधिकारी है, उसके पास पद है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो सत्ता का दुरुपयोग करता है तो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत गिना जाएगा। अगला है आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना, यह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अगला है आर्थिक लाभ हेतु आयकर संपत्ति कर का कम मूल्यांकन प्रस्तुत करना, यानी आपके पास अधिक संपत्ति है और आप टैक्स के कारण अपनी जो संपत्ति उसे कम दिखाना चाहते हैं, मूल्य उसका कम अंकित करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे जो भ्रष्टाचार विरोधी आयोग हैं, जैसे CBC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, और हमारे लोक आयुक्त है ना, लोकपाल वगैरह, ऐसे बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को पकड़ते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करते हैं अगर आप सही जो मूल्यांकन नहीं करते हैं तो। अगला है अनैतिक आचरण। अनैतिक आचरण में वो सारे कार्य आएंगे जो आर्थिक या किसी भी प्रकार के लाभ हेतु या स्वार्थ भरे जो कार्य किए गए हैं। अगला है हमारा शासकीय कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य हेतु उपयोग, यानी कोई भी शासकीय कर्मचारी है और अब आप उसका अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई IPS अधिकारी है और वो कांस्टेबल से अपने घर के कार्य कराता है, जैसे कि उसको भेज दिया सब्जी लाने हेतु, यानी कोई भी कार्य जो व्यक्तिगत रूप से कराए जाते हैं, तो वह शासकीय कर्मचारी का दुरुपयोग है, क्योंकि उसने जो जॉब की है वो आपके घर के कार्य के लिए नहीं की है ना, तो वो शासकीय कर्मचारी का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसे भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। अगला देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया में योग्यता के स्थान पर अपने संबंधियों या जो पहचान वाले हैं उनको प्राथमिकता देना। तो देखा होगा कभी कभी जो जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भर्ती होती है या कोई सेंट्रल लेवल पे कहीं भी होती है, अगर वहाँ पे बहुत सी ऐसी हमें कमियाँ देखने को मिलती हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो उनको दूर करने के लिए भी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो उसमें अगर किसी को जो योग्यता के अनुसार न देखकर अपने जो प्राथमिकता या पहचान वाले हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। यह किसके अनुसार है? केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उनके अनुसार है जी। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रकार। अगला है भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति में गैर कानूनी रूप से धन लेना, या कोई भी, जैसे आपने देखा होगा स्थानांतरण ट्रांसफर के लिए बहुत सारा धन जो है दुरुपयोग किया जाता है। जो छोटे कर्मचारी हैं वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो बड़े अधिकारी को जो रिश्वत वगैरह देते हैं, करप्शन देते हैं, तो वो भी एक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। नियुक्ति हो, भर्ती हो, है ना, कुछ भी हो ना, प्रमोशन डिमोशन सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब इस प्रकार जो मेन जो कारण थे भ्रष्टाचार के जो प्रकार थे उनको बता दिया गया है। तो उपरोक्त के अलावा बहुत सारे कृत्य या कार्य हैं जो स्वयं या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु सार्वजनिक पद पर रहते हुए किए जाते हैं, तो उनको सारे को भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखा गया है। अगला देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से जो सारा भ्रष्टाचार है उनके लिए जो कार्य जितने भी हैं वो सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत किए जाते हैं, वो कार्य हैं। अब हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भ्रष्टाचार के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यह भी 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो वही एक या 1.5 लाइन में आपको उसकी पृष्ठभूमि लिख के और आपको उसके कारण बता देने हैं। सभी प्रकार के कारण बताने हैं आपको ना, इसमें जितने हो सके आप पॉइंटों में डिवाइड करके लिख सकते हो। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MP एग्जाम स्पेशलिस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम अपने जो चैनल पे सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जितने भी हो सके जल्दी हम अपना जो PSC से रिलेटेड जो भी मेन क्वेश्चन है उन सारे को कंप्लीट कर लेंगे और सारा सिलेबस कराया जाएगा। चूँकि अभी चैनल अभी बनाया गया है तो जितने हो सकते हैं हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे टॉपिक को कवर करते हुए। जैसे कि हमने हिंदी के लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिए, 1-2 टॉपिक रह गए हैं, अदरवाइज सारे कवर कर लिए हैं, और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भ्रष्टाचार के जो कारण हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट का
विश्लेषण करने पर, यानी जो हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसका विश्लेषण करने पर हमें निम्न कारण जो है सामने आते हैं भ्रष्टाचार के। तो कौन कौन से कारण है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था। सबसे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारी भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था ये भ्रष्टाचार का कारण है। ठीक है। सेकंड है चुनावों में अत्यधिक पैसों का व्यय, जिसकी भरपाई भ्रष्ट तरीके से की जाती है। व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे पैसों का जो है खर्च करता है और विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है, और जो दुरुपयोग एक तरीके से बोल सकते हैं हम, जिन्हें वो सारे पैसे वगैरह दूसरों को देता है वोट डालने के लिए कि हमें वोट दें वगैरह। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें पैसों का दुरुपयोग होता है। ठीक है। तो वहाँ से वो भरपाई, अब जब इतने पैसे खर्च हो जाते हैं तो फिर वो उसके पैसे से जब अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वो भरपाई करेगा। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार का एक कारण बन जाता है, राजनीतिक कारण। अगला है भ्रष्टाचार जो है समाप्त करने में राजनीतिक पहल व इच्छा शक्ति का अभाव। सिंपल सी बात है, अगर राजनीतिक पहल और इच्छा शक्ति अगर दृढ़ है तो भ्रष्टाचार निश्चित ही कम होगा, क्योंकि ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार जो है कम से कम हो सके। और जब जो हमारे राजनेता हैं अगर वो बहुत अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करेंगे और वो बिल्कुल भी रिश्वत वगैरह जो है नहीं लेने देंगे और खुद भी नहीं लेंगे, तो फिर बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल हो सकता है भ्रष्टाचार जो है ना। तो इच्छा शक्ति भी कम है और पहल भी जो राजनीतिक रूप से कम है, तो यह भी एक भ्रष्टाचार का कारण बनती है। तो ये हुए राजनीतिक कारण। अब हम देख लेते हैं भ्रष्टाचार के जो है आर्थिक कारण क्या है। ठीक है, आर्थिक कारण देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण में आ जाते हैं भौतिकवादी संस्कृति एवं प्रवृत्ति। आज कल के जो समाज है, व्यवस्था है, वो जितनी ज़्यादा सुविधाएं हो सकें भौतिक रूप से वो एकत्रित करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की माध्यमों से विभिन्न प्रकार की उसके पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, और इस तरीके से एक कल्चर ही बन गया है कि जो पैसे वाला है उसी की वैल्यू होगी समाज में। तो इस तरीके से एक प्रवृत्ति बन गई है समाज की। तो है भी एक भ्रष्टाचार का कारण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वह अधिक से अधिक संपन्न हो, अधिक से अधिक धनवान हो, है ना। तो यह भी एक कारण है। और अगला है हमारा लोक सेवकों को अपर्याप्त एवं अल्प वेतन व सुविधाएं। जो हमारे लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी है, आपने देखा होगा उनके ऊपर जो काम है वह सबसे ज़्यादा रहता है और उन्हें जो वेतन है वह कम रहता है। तो उन्हें एक तरीके से डिप्रेशन और एक तरीके से उन्हें स्ट्रेस टाइप की फील होती है। तो वो क्या करते हैं, इतना सारा काम रहते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो उन्हें समय समय पर बोनस वगैरह भी मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रमोशन भी होते हैं समय समय पर। तो यहाँ पे जो लोक सेवक हैं उन्हें वेतन उस काम के हिसाब से जो है थोड़ा कम रहता है, और सुविधाएं भी कम दी जाती हैं, संसाधन कम होती हैं, उतने में ही उनको कार्य को करना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोक सेवकों में जो है असुरक्षा की भावना जागती है, और एक तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अगला है हमारा व्यक्ति की पूछ परख आर्थिक संपन्नता से होना। जैसे कि ऊपर वाला जो पॉइंट था भौतिक संस्कृति, सेम का सेम यहीं पे हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति, उसकी समाज में अधिक पूछ होती है, उसे सब ज़्यादा सम्मान देते हैं। मतलब जो व्यक्ति है समाज है हमारा आजकल ऐसा हो गया है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसके लिए ज़्यादा सम्मान दिया जाता है समाज में। तो यह भी एक कारण बनता है भ्रष्टाचार का। अगला देख लेते हैं हम सामाजिक व सांस्कृतिक कारण में। तो समाज में जो व्याप्त कुप्रथाएं हैं जैसे कि दहेज प्रथा, यह भी एक सामाजिक कारण है, क्योंकि दहेज देने के लिए उसे बहुत सारे जो साधन हैं उनका दुरुपयोग करता है, और जितनी संपत्ति है उसको एकत्रित करता है क्योंकि उसे दहेज देना रहता है। तो यह भी एक बेकार प्रथा है। इसके विरुद्ध भी सरकार ने बहुत सारे कानून पारित किए हैं, लेकिन सफलता मिली है पर उतनी जितनी एक्सेप्टेड थी उतनी सफलता नहीं मिली है। तो यह भी एक कारण है दहेज प्रथा, है ना, भ्रष्टाचार की स्वीकृति। और काफ़ी हद तक जो समाज ने है भ्रष्टाचार को स्वीकृत कर लिया है, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम कोई भी काम जल्दी कराना चाहते हैं तो जल्दी जितना काम कराना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अगर देखो काम करवाना है तो पैसे वगैरह जो अधिकारी हैं उनको देने पड़ेंगे। तो हमने एक तरीके से अपना मेंटलिटी बना ली है कि हमने स्वीकार कर लिया भ्रष्टाचार को कि पैसे तो देने पड़ेंगे तभी कार्य होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति बनी है तो समाज ने वो स्वीकार कर लिया एक तरीके से। अगला है समाज में शिक्षा व जागरूकता, विशेषकर नैतिक मूल्यों का अभाव।
जो समाज है उसमें शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, नैतिक मूल्यों का अभाव है। इनके कारणों से भी समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना। अगर वह जागरूक होगा व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, तो उससे भ्रष्टाचार से वह थोड़ा दूर हो सकता है। और नैतिक अगर मूल्यों का अभाव है तो यह तो प्रमुख कारण है। व्यक्ति में अगर नैतिक मूल्य अच्छे हैं तो वह भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देगा। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनती जाती हैं तो नैतिक मूल्यों का अभाव निरंतर समाज में व्याप्त है। अगला देख लेते हैं हम, प्रशासनिक कारण क्या है। तो प्रशासनिक कारण में क्या है, सरकारी तंत्र की अल्प वहन क्षमता है और अधिक कार्य व इसमें जटिलता है। मतलब सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, वह उनकी जो क्षमता है वह बहुत कम है वहन करने की, कार्य को वहन करने की। जबकि उनके पास जो कार्य है वह बहुत अधिक होता है और इसमें जटिलता भी बहुत होती है। बहुत सारे कागजों को कंप्लीट करना, बहुत सारी प्रोसेस रहती हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो उसको पूरे करने में एक तरीके से भ्रष्टाचार करने के जो है साधन या रास्ते जो सरकारी कर्मचारी हैं वो निकाल ही लेते हैं कैसे भी ना कैसे करके। तो यह भी एक कारण है। सूचना का अधिकार होने के बाद भी अनेक सरकारी कार्यों में गोपनीयता रखी जाती है। वैसे सूचना का अधिकार तो है, हम बोलते हैं कि जैसे कि सूचना का अधिकार है तो हम अपनी जो भी कार्य से संबंधित जानकारी है उसको ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें सूचना का अधिकार काम नहीं करता है और सूचना का अधिकार वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है कि वह हमें समय पर ही सारी सूचना दे सके। समय लगता है उसमें भी। तो ऐसे भ्रष्टाचार के जो ऐसे रास्ते निकलते जाते हैं। पर बहुत ही मजबूती से सूचना का अधिकार जो है हमें सुविधाएं मुहैया करा रहा है बहुत क्षेत्रों में ना। तो अगला देख लेते हैं, लोक सेवकों में नैतिकता का स्तर जो है नीचे गिरना। तो लोक सेवकों को नैतिकता का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। जैसे कि भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करना चाहते हैं, अपनी प्रभाव शक्ति प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लोक सेवकों में भी है, नैतिकता का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। उसे भी सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अगला देख लेते हैं वैधानिक कारण। तो वैधानिक कारण में जो पहला कारण है, वैधानिक कारण में हम कानूनी प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं विलंबकारी होना। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण तो यही है। अगर कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सरल होती और समय पर सबको अगर न्याय मिल पाता तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाता। सबसे प्रमुख समस्या तो यही बनी हुई है हमारे भारत में कि कानून की जो प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें बहुत समय लग जाता है। जैसे बहुत सारे केस हैं जमीन से संबंधित या कोई भी कार्य से संबंधित, उसमें बहुत समय लग जाता है, लगभग सालों निकल जाती हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी तक जो है केस वगैरह चलते रहते हैं। तो यह प्रमुख कारण है यह भी, ठीक है। अगला है भ्रष्टाचार निरोधी नियम कानून व उनके क्रियान्वयन में कमियां। तो भ्रष्टाचार जो है उसमें उनके जो नियम बने हैं, कानून है, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कानून तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो नियम और कानून है उनकी जो कार्य करना है, उनको जो क्रियान्वयन होना है, समय पे एग्जीक्यूट होने में कमियां हैं। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं उसमें समय पे। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति शिकायत करता है किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित तो उसमें विलंब से अधिकारी पहुंचते हैं, है ना, उसकी सुनवाई भी बहुत कम होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, इन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं अब हम, नेक्स्ट जो कारण क्या है अगला देख लेते हैं। चलिए, लोक सेवकों के पद की संवैधानिक सुरक्षा, जैसे अनुच्छेद 310 व 311। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। लोक सेवकों को भय नहीं रहता कि उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र होगा हमारा। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वह संविधान उन्हें जो है प्रदान करता है। तो इसमें भी जो लगभग अनुरूप संशोधन होने की आवश्यकता है। अगर इसमें संशोधन हो जाए तो लोक सेवक जो भी हैं उन्हें भय रहेगा अपनी नौकरी का और वह भ्रष्टाचार कम से कम करेंगे। तो इस तरीके से अन्य कारण भी बहुत सारे हैं, इन्हें भी एक दो हम लाइन में लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो प्राचीन इतिहास रहा है और ब्रिटिश विरासत में भी हमें प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमें चरित्र देखने को मिलते हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त था, है ना। तो इस कारण से भी हमें एक तरीके से प्राचीन इतिहास है भ्रष्टाचार का, जिनसे हम जो कुछ कथित लोग उनसे शिक्षा लेते रहते हैं। और भ्रष्टाचार जो है हमें ब्रिटिश विरासत में प्राप्त है। लगभग हमें पर 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया और ऐसे बहुत से हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे भ्रष्ट तरीके से बहुत सारे कार्य किए जाते थे। इसके अलावा अगला है
देशभक्ति में कमी। अगर सभी लोग अपने देश के प्रति सम्मान और सम्मान के साथ साथ अगर देशभक्ति की भावना मन में रखेंगे तो निश्चित ही अपने देश को जो है प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए सभी लोग सहयोग करेंगे और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो वो भी एक थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जो है हर क्षेत्र में व्याप्त है। और एक लाइन और भी लिख सकते हो आप, है ना, कि भारत का भ्रष्टाचार की दृष्टि से जो भी स्थान वगैरह है उसमें ऐड कर सकते हो कि कौन सा स्थान रहा है 2019-20 के अनुसार, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ठीक है, हमारा जो भ्रष्टाचार के जो कारण है वह कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भ्रष्टाचार के कारणों का उल्लेख हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय। तो भ्रष्टाचार के कारण देख लिए हमने, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन देख ली, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार देख लिया, भ्रष्टाचार के प्रकार देख लिए। हमारा आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो हमारा भ्रष्टाचार के उपाय। तो आखिर इसे रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे हमने देखा भ्रष्टाचार के कारण राजनीतिक हैं तो राजनीतिक ही उपाय करने की आवश्यकता है, आर्थिक हैं तो आर्थिक सुधार की आवश्यकता है, प्रशासनिक हैं तो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम एक या दो लाइन में इसकी पृष्ठभूमि लिखेंगे। यहाँ पे कुछ लाइनों को काटा गया है शब्दों को ध्यान रखते हुए कि शब्द सीमा अधिक ना हो जाए, इसलिए कुछ एक दो लाइन को काटा गया है। आप इनको भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो देख लेते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि। तो प्रशासन में जो सत्यनिष्ठता को बनाए रखने के लिए बनाए रखने और भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु एक चहुमुखी दीर्घकालीन सामूहिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मतलब हमें हर एंगल से, हर क्षेत्र में, हर एरिया में देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए हमें एक चहुमुखी दीर्घकालीन एक रणनीति बनाने की, एक स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है जिससे हम भ्रष्टाचार को कम कर सकें। तो इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो हम देख सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय हैं वह निम्नलिखित हैं, उनको देख सकते हैं हम। ठीक है, कुछ देख लेते हैं जो मोस्ट हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा राजनीतिक उपाय। तो राजनीतिक उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो चुनावी खर्चों की जो निश्चित सीमा करनी चाहिए, जैसे कि हमने देखा था कि भ्रष्टाचार का कारण जो था राजनीतिक, जो चुनावों में खर्चे अधिक होते हैं, खर्चे व्यर्थ में पैसे खर्च करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक जो चुनावी खर्चा है उसकी सीमा निश्चित होनी चाहिए और एक आदर्श आचार संहिता लागू होनी चाहिए, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर जो कार्य है किए जाएं तो भ्रष्टाचार कम किए जा सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से। सेकंड क्या है, भ्रष्ट व अपराधी लोगों को चुनाव लड़ने पर उनके रोक लगानी चाहिए। जो भी एक बार अपराधी है व्यक्ति, अपराध उसने कर दिया है तो उसे चुनाव बिल्कुल भी परमिशन नहीं देनी चाहिए कि उसे चुनाव लड़ सके वह व्यक्ति। तो इस तरीके से अपराधी लोग चुनाव जो राजनीति में आएंगे ही नहीं, तो वो भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, है ना। एक नैतिक दृष्टि से भी उनका जो हम अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति की नैतिक चरित्र का जो विश्लेषण करना चाहिए, तब उसे परमिशन देनी चाहिए चुनाव लड़ने की। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पॉइंट हैं हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं ना। अपने मन से भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखना है तो हम ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। अगला जो है हमारा आर्थिक उपाय। तो आर्थिक उपाय में लोक सेवकों का वर्तमान परिस्थिति अनुसार वेतन हो। जैसे कि हम देखते हैं समय जो है निरंतर हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं ना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान समय अनुसार उनकी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती लोक सेवकों की, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने के लिए या कोई भी ऐसे कृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि उनका जो वेतन है जो वर्तमान के समय अनुसार होना चाहिए। अगला जो है हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जाए। तो हम डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र है जो व्यक्ति है उसके अकाउंट में जाना चाहिए, है ना। अभी जैसे कि ऐसे बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, है ना। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे, जैसे कि जो किसान सम्मान निधि है वो 2000 रुपये जो है बैंक अकाउंट में जाते हैं उनके। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, इनको भी करने की आवश्यकता है ना। और भी आप आर्थिक कारण में बहुत सारे कारण लिख सकते हो।
प्रशासनिक उपाय देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, नियम व कानूनों को सरल बनाना चाहिए जो जनता के समझने योग्य हो सके। मतलब जो नियम है, कानून है, वह इस तरीके से बनने चाहिए, जो लॉ मेकर हैं वो ऐसे बनाए कि हर व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति उन्हें समझ सके और क्या प्रक्रिया है जिससे भ्रष्टाचार है जो कम से कम हो सके। क्योंकि जो अधिकारी जन है वो नियमों का हवाला देकर भ्रष्टाचार करते हैं, तो इस तरीके से उन्हें रोका जा सके ना। अगला है अनुच्छेद जो 311 है, जैसे कि बताया था कि जॉब सिक्योरिटी के बारे में है, लोक सेवकों की, है ना। तो उसको थोड़ा उसमें संशोधन होना चाहिए जिससे उन्हें के जो लोक सेवक हैं उनमें नौकरी का भय बना रहे। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम प्रशासनिक उपाय क्या कर सकते हैं हम इसमें। प्रशासनिक नियम प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, ये तो हम बता ही चुके हैं। अगला देख लेते हैं विधिक उपाय। विधिक उपाय में क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार व जन शिकायत निवारण जो मशीनरी है उसको अधिक सशक्त व कार्यकुशल, पारदर्शी व अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। एक ही पॉइंट में हमने सारी चीज़ ऐड कर दी है ना, तो एक ही पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो भ्रष्टाचार और जो निवारण जो जन समितियाँ हैं या निवारण जो संस्थान है उन्हें अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। उसे कार्यकुशल बनाने के लिए उसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए और उसे अधिकार, सबसे अधिक अधिकार देने चाहिए जिससे वह अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सके, उसे रुकावट ना आए। अगला है हमारा आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि न्याय जो है शीघ्र मिल सके। जो भी न्यायाधीश हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कोई भी केस है इस लगभग फिक्स टाइम में उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अगर सुनिश्चित करेंगे तो वह जो न्यायिक सुधार है, न्यायिक सुधार की जानी चाहिए जिससे समय पर जो है न्याय मिल सके। अगला है भ्रष्टाचार का अपराध जो है अधिक कठोर होना चाहिए, दंडनीय होना चाहिए और अजमानती बने। अगर ऐसा हो गया तो भ्रष्टाचार निश्चित ही कम होगा। अगर बहुत अधिक कठोर उसका जो है दंड दिया जाएगा तो व्यक्ति डरेंगे और डर के कारण वो भ्रष्टाचार कम से कम करेंगे। और अजमानती होना चाहिए, जमानत तो होनी नहीं चाहिए उसमें। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है उसे निश्चित ही कठोर दंड के साथ जेल होनी चाहिए और उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कानून हमारे बन जाएं तो फिर जो है लगभग बहुत हद तक हमारे जो भ्रष्टाचार है उस पर काबू हम पा सकते हैं। अगला है शैक्षणिक सुधार और प्रशासनिक सुधार में जो प्रशिक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार और प्रशिक्षण, अच्छा सा प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हम लिख सकते हैं। नैतिक शिक्षा पर बल देनी चाहिए। हम जो आजकल जो भौतिक मशीनरी शिक्षा पर बल दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो एजुकेशन पर बल दे रहे हैं, उसकी जगह पे हमें नैतिक शिक्षा पर बल देनी चाहिए। व्यक्तियों में अच्छे जो संस्कार, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, वह अधिक से अधिक सशक्त, अधिक से अधिक उन पर नैतिक जो कार्य है नैतिकता को प्रमुख रख कर करे, अपने मन की बात सुने, है ना, और नैतिक रूप से वह संपन्न बन सके। अगला है सुशासन व ई गवर्नेंस को अपनाना चाहिए। तो यह प्रमुख ही है कि सारे जो दस्तावेज हैं हमें ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर देने चाहिए जिससे हर व्यक्ति को जो उसके नियम कानून हैं उनके बारे में जानकारी हो सके, जिससे भ्रष्टाचार को जो लोक सेवक है नियमों का हवाला देकर भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें रोका जा सके। अगला है भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिक्षा व जागरूकता का जो है अधिक से अधिक लाई जाए। समाज में अगर हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिक्षा लाएंगे, अगर प्रसार करेंगे कि ऐसे नियम हैं, अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांग रहता है तो आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जागरूक हों आप कि इसमें कोई भी जो पैसे वगैरह जो है गवर्नमेंट नहीं मांग रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अगर हम जागरूकता लाएं समाज में तो भ्रष्टाचार को निश्चित ही कम किया जा सकता है। सामाजिक उपाय में देख लेते हैं। जो सामाजिक उपाय सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर यह कर लिया तो इससे भी बहुत हद तक भ्रष्टाचार को हम काबू कर सकते हैं। क्या है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें सार्वजनिक और व सामूहिक रूप से दंड दिया जाए और उनका बहिष्कार किया जाए। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में पाया गया है निश्चित ही उसे समाज से बहिष्कृत करने देना चाहिए। अगर समाज से बहिष्कृत कर देंगे तो वो व्यक्ति और आस पीस वाले जो भी व्यक्ति हैं, उसके संबंधी हैं या जो भी लोक सेवक हैं, उनके मन में डर बैठा रहेगा कि उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। और सामूहिक दंड दिया जाए, अगर सामूहिक दंड देंगे तो उन्हें अपनी जो मान प्रतिष्ठा है उसका भी भय रहेगा, तो वह निश्चित ही भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। यह सबसे इफेक्टिव तरीका है अगर भ्रष्टाचार को काबू में करना है तो, पर इतना संभव नहीं है कि भारत में यह सब हो सके, है ना। तो अगला देख लेते हैं हम भ्रष्टाचार विरोधी व उसे कम करने वालों का सम्मान सार्वजनिक हो। जैसे कि हमने ऊपर बोला कि भ्रष्टाचार में जो दंड है वह सार्वजनिक रूप से दिया जाए। इसी प्रकार जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में जो जिन्हें हम
विज़ब्लोअर्स बोलते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। सब सार्वजनिक दृष्टि से उनका सम्मान हो, उन्हें समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो, उन्हें समय समय पर से सम्मानित किया जाए, अवार्ड दिए जाएं। अगर जो भ्रष्टाचार में जिनके परिवार के कुछ लोग जो अपने कुछ लोगों को खो देते हैं, उनका समाज सम्मान करे। अगर ऐसे बहुत अच्छे कार्य होंगे तो निश्चित ही भ्रष्टाचार को हम कम कर सकते हैं। तो यह सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, अगला देख लेते हैं अब हम। तो निष्कर्ष और देख लेते हैं इसका। तो निष्कर्ष में आप अपने मन से एक दो लाइन लिख सकते हो, फिर भी आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने मॉडल आंसर प्रिपेयर किया तो आप इससे आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्या लिखते हैं? तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं, उपरोक्त उपायों हेतु सरकार द्वारा बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, जैसे कि CBC केंद्रीय राज्य सतर्कता आयोग, और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो लाया गया है। लोकपाल के अलावा लोकायुक्त संस्था है की स्थापना द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है, परंतु व्यवहारिकता में प्रभावी बनाकर ही ऐसे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। हमने देखे हैं भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम देखते हैं कागज पर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नियम बन गए हैं, लेकिन इन्हें अगर व्यवहारिक यानी जमीनी हकीकत पर इन्हें लागू किया जाए तो निश्चित ही भ्रष्टाचार को काबू में किया जा सकता है। हाँ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, परंतु इन्हें अभी भी इनमें सुधार की निरंतर आवश्यकता है, और इनमें सुधार करके ही हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट कर दिया हमने भ्रष्टाचार का टॉपिक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी बताएं कि इस चैनल हमारे जो चैनल है MP एग्जाम स्पेशलिस्ट, इसको ज्वाइन करें। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप इन सारे क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएंगी। फरवरी के माह में हमने डाउनलोड की थी, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उससे ऐड हैं, लगभग 600 के आसपास। आप वहाँ पे उसी चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे हम। थैंक यू।